नमस्कार, आदाब साथियों। डीबी डायलॉग में आपका स्वागत है। और जिस वक्त आपसे बात हो रही है तो 22 तारीख जा चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है मोदी साहब की मौजूदगी में, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और रोज़ उसमें भीड़ भी बढ़ रही है। ये दो तरीके के नैरेटिव इस देश में बहुत सामने दिखाई दे रहे हैं, और चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की उल्टी गिनती भी इस बीच है। और इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दिल्ली आए हैं, क्योंकि ब्रेक है 2 दिन का जी। और उस 2 दिन के ब्रेक में हमने इनको पकड़ लिया है। तो योगेंद्र जी से इस देश की राजनीति में और भारत जोड़ो यात्रा पर बात होगी। और योगेंद्र जी, अभी जब भारत जोड़ो यात्रा से आप आ रहे हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी कि पूर्वोत्तर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिलेगा। हम देख रहे हैं जो वीडियोज़ आ रहे हैं, हालांकि एक जो सरकारी मीडिया है वो उसको लगभग बायकॉट कर रहा है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफ़ी मदद की भारत जोड़ो यात्रा की। सच बात यह है कि पूर्वोत्तर में यात्रा को शुरू करना एक मायने में जोखिम भरा निर्णय था, और लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, कौन पूछेगा, किसी बड़े शहर से, बड़ी जगह से शुरू करो जहाँ तुम्हारा वजूद हो, बहुत मौजूदगी हो, वहाँ से करो। लेकिन मेरे विचार से राहुल गांधी का पर्सनल इंसिस्टेंस था कि अगर पूर्व से पश्चिम करना है तो शुरुआत मणिपुर से ही की जाए। और आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने खुद कहा था मणिपुर करना थोड़ा रिस्की काम है, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन राहुल गांधी की जिद थी कि नहीं, अगर करना है तो फिर मणिपुर से ही करना है। और वो सही साबित हुई, सही इस मायने में साबित हुई कि दोनों मणिपुर के तीनों हिस्सों में हम गए। शुरुआत की घाटी से, जहाँ मितेई हिंदू, वैष्णव, मितेई समाज के लोग बहुमत में हैं। आपने देखा होगा बहुत शानदार पब्लिक मीटिंग हुई, और वहाँ की जो खूबसूरत बात रहती है कि इतनी महिलाएं आती हैं हर चीज़ में, पब्लिक मीटिंग में, उस सब में। शाम को महिलाओं ने मशाल जुलूस से स्वागत किया, बहुत बढ़िया रहा। अगले दिन हम सेनापति जिले में गए, जहाँ कुकी समुदाय का जो हिस्सा है उसमें, और वहाँ जो लोगों ने दिल खोल के, आंखें भर के, आंसू से जो स्वागत किया, वो मेरे अंदर मन में चला गया, छू गया। इसलिए कि वो ये कह रहे थे कि चलो कोई तो हमारा दुख दर्द सुनने आया। ये कुकी समुदाय वो है जिसे हिंसा का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है, हालांकि हिंसा दोनों तरफ हुई है, लेकिन कुकी समुदाय ने तो इस तरह से स्वागत किया। फिर हम मणिपुर के नगा इलाके में गए, उसके बाद नागालैंड में गए। नागालैंड में जहाँ कांग्रेस का एक एमएलए नहीं है, 2% वोट है कांग्रेस का सिर्फ इस वक्त, कहीं है नहीं, वहाँ सड़कों पे उतर आए लोग। मेरे लिए सुखद इसलिए नहीं था कि राहुल गांधी को बहुत स्वागत मिला, ये राहुल गांधी के लिए खुशी का विषय हो सकता है, कांग्रेस के लिए हो सकता है, मगर एक भारतीय के नाते मुझे लगा कि नागालैंड में इस देश का एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का लीडर जा रहा है, और नागालैंड में बिना प्रशासन की मदद के, बिना पैसे के, बिना किसी के लोग आ रहे हैं। हमें सड़क पे कह रहे थे कि यात्रा के साथ आए हो, चाय का पैसा नहीं लेंगे तुमसे। ये जो अनुभव है एक भारतीय के रूप में, मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है। ऐसा ही कुछ अनुभव अरुणाचल और मेघालय दोनों जगह हुआ, बहुत जम के स्वागत हुआ। हालांकि कांग्रेस की स्थिति इन दोनों राज्यों में बहुत अच्छी नहीं है। असम में जो आपने कहा, असम में तो सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को सलाम करना पड़ेगा। यात्रा घुसी, जहां जहां कांग्रेस का झंडा लगा था वहां वहां बीजेपी का झंडा लगाया गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो, बीजेपी स्वागत कर रही है यात्रा का, बहुत बढ़िया बात है। फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन वहां पे लोगों को नारे लगाने पे खड़ा कर दिया कि मोदी मोदी, ये सब हुआ। आपने देखा होगा वहाँ हुआ, राहुल नीचे उतरे और वहाँ पे तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उस पर फिजिकली हमला हुआ, मतलब उनकी नाक टूट गई है, वहाँ पे किसी ने सर मारा उसको, ये सब चीज़ें हुई। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इस तरह का विरोध प्रदर्शन। और फिर उसके बाद बिल्कुल सामान्य जो परमिशंस होती हैं, जोरहाट में उसमें दिक्कत। फिर उसके बाद वहाँ जो श्रीमंत शंकर देव हैं, उनके जन्मस्थल पे जाना था, वहाँ परमिशन को ना,
22 तारीख थी वो संयोग से, तो कहा नहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए आपको नौगांव जिले के इस वहां पे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या मतलब है भाई? कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, लिख के सरकार लिख के कह रही है लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है। बाद में जाके देखा वहां एक आदमी नहीं था, कोई चक्कर नहीं था। तो वो सब किया और उसके बाद आप देख ही रहे हो कि मुख्यमंत्री किस किस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। गुवाहाटी के अंदर आने पे इतना वो, गुवाहाटी में देखिए यात्रा में क्या था, कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 10 दिन पहले गुवाहाटी में जो रोड शो किया है एग्जैक्टली वही रूट हमें दे दीजिए। सरकार ने कहा नहीं, वहां तो मेडिकल कॉलेज है, वहां तो अस्पताल है, जो अस्पताल जाहिर है 10 दिन पहले नहीं रहा होगा जब नड्डा जी वहां से गुजरे। इस तरह के काम कर रहे हैं, मतलब इतनी बौखलाई हुई है सरकार। तो मैं समझता हूं कि फिर यात्रा की सफलता का और कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं महंता जी, अभी आप ही दिखा रहे थे, क्या कह रहे हैं कि बस में राहुल गांधी नहीं, उसका कोई बॉडी डबल बैठता है। भाई उस बस में मैं चला हूं 12 दिन, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। पता नहीं, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि ये चीफ मिनिस्टर का कोई डबल तो नहीं बोल रहा ऐसी बातें करना। इस तरीके की बातों का खंडन भी जो है वो हास्यास्पद चीजें हैं। मतलब मैं खुद उस बस में 12 दिन में रह के आया हूं, इस तरह की हास्यास्पद बात का क्या किया। मुझे लगता है वो जो बिस्किट वाला मामला था ना, वो कहीं बिस्किट अपने मुख्यमंत्री जी के दिल में कहीं बस गया है। उन्होंने कहा था ना कि मैं राहुल गांधी के पास गया, उसने मेरे को कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, मुझे बिस्किट भी नहीं पूछा। मैंने तो एक बार सोचा कि राहुल गांधी को कहा जाए कि भाई आप एक पैकेट बिस्किट का भेज दीजिए मुख्यमंत्री जी को, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को, ताकि ये टंटा खत्म, और उनको कह दीजिए कि माफ कीजिएगा तब आपको बिस्किट नहीं खिला पाए, अब बिस्किट खाइए, कम से कम असम की जनता को तंग करना तो बंद कीजिए। व्यक्तिगत, बिल्कुल एकदम व्यक्तिगत ओछा तरीके से, उस तरीके से गजब मतलब हो रहा है। बहुत उनके पिछले बयान भी जो मैंने राहुल गांधी के, राजीव गांधी के बारे में जो उन्होंने बयान दिया था वो बहुत ही स्तर से नीचे बयान था, लगभग गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल वो करते रहते हैं। लेकिन एक उन्होंने गलती भी की है योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट की और असम की राजनीति को भी लंबे समय से देखते ही हैं, और असम की राजनीति में छात्र राजनीति का बहुत इम्पैक्ट है, गहरा इम्पैक्ट है, और आज भी है। मैं असम के चुनाव के वक्त, असम में चुनाव हो रहे थे तो मैं था वहाँ पे, कोरोना के समय चुनाव था और मैं वहाँ गया था, और मैं देख रहा था कि असम की राजनीति में छात्रों का इम्पैक्ट अभी भी है। बिल्कुल, छात्र और लेखक इन दो वर्गों का देश के बाकी जगह उतना इम्पैक्ट नहीं होता, असम में इनका इम्पैक्ट होता है। तो नॉर्थ इंडिया में भले ही छात्र राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन असम में मैंने देखा अभी भी है। और असम वो राज्य है जहाँ पे छात्र संघ की पहली दुनिया की सरकार बनी, असम गण परिषद की। तो अब जब राहुल गांधी यूनिवर्सिटी गए और देखिए यूनिवर्सिटी की जो है वो लोग छात्र बाहर आ गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो परमिशन डिनाई करने के लिए अमित शाह ने फोन किया। केवल आप इसको हेमंत बिस्वा शर्मा मत कहिए, अमित शाह के ऑफिस से हेमंत बिस्वा शर्मा को फोन गया, उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फोन किया, कहा कि ये देखिए आपको परमिशन नहीं दी जा सकती। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर सड़क पे आ गए जी जी, और जाहिर है मुलाकात तो हुई, और मुलाकात पहले से अच्छा, सड़क पे होती है तो और भी अच्छी होती है तो वो हुआ। और दूसरा लेखक जो मैं कह रहा हूं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के इस वक्त के सबसे गणमान्य लेखक और बुद्धिजीवी जो हैं श्री हिरेन गोहाई, उनके विरुद्ध ऐसा दिया है, उनको क्या बोला है, ये डुप्लीकेट माल है। आजकल उनको कुछ डबल डुप्लीकेट कुछ उनके दिमाग में घुस गया है। हेमंत जी का डुप्लीकेट नहीं होगा ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। तो कहते हैं कि हिरेन गोहाई डुप्लीकेट माल है। जिस बुद्धिजीवी को पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखता है, जो असम की इज्जत है, जो उसको वहां का मुख्यमंत्री नीचे करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है इन सब चीजों से होता यही है। मैंने तो कहा कि भैया आकाश पे थूकोगे तो थूक कहां आगे गिरेगा तुम तो जानते हो।
ये सब हरकतें हो रही है और इससे कहीं ना कहीं यात्रा को कम से कम बल मिल रहा है। और एक और चीज़ मैंने देखी, राहुल गांधी का जब ये सब हुआ कन्फ्रंटेशन गुवाहाटी में और ये सब हुआ, उसके बाद से राहुल गांधी के तेवर बदल गए। तो उन्होंने कहा ठीक है अब करेंगे, अब करो, इसको ब्रेक करो, बैरिकेड्स में आओ, सब कुछ हुआ, बात हुई। तो इन सब चीज़ों से, जैसा कि आप जानते हैं, एक राजनीतिक आंदोलन में तो इस चीज़ों से मदद मिलती है किसी भी आंदोलन को। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को तो बिस्किट के साथ साथ एक फूल का गुच्छा भी भिजवा देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन योगेंद्र जी, जैसे राहुल गांधी ज़्यादातर बार बार वैचारिक लड़ाई पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कई बार जो विश्लेषक हैं, कॉलम लिखने वाले लोग हैं, वो इस बात पे लिखते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को राहुल गांधी एड्रेस नहीं कर रहे हैं और उसमें क्योंकि अब इलेक्शन मोड में हम हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात। दूसरी चीज़ की असम को जोड़कर 25 सीटें हैं, एक एक सीट मायने लगती है और इस पूरी यात्रा में इसको इलेक्टोरल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका जो ट्रांसलेशन है वोटर में, ये कैसे होगा? इसमें कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि? प्रशांत जी, जो यात्रा शुरू हुई 14 तारीख को, 12 तारीख को हमने एक बैठक बुलाई थी जिसमें भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने तमाम देश के जन आंदोलनों को बुलाया था। उसमें राहुल गांधी ने एक बात कही, खुल के कही कि देखिए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी को खाली चुनावी तैयारी और तिकड़मों से हराया जा सकता है तो आप गलत हैं। बीजेपी को पॉलिटिक्स प्लस आइडियोलॉजी से ही हराया जा सकता है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट खुल के कहा। अब उसे इस संदर्भ में क्या समझे, को बाहर देखते हैं, मैंने देखा आपने जो कहा, मैंने सब चीज़ें पढ़ी हैं और वो अपनी जगह पे सही हैं। अगर आपको बीजेपी को हराना है 24 में और 24 के बाद, दो तरह के काम एक साथ करने होंगे। किसी को चुनावी गणित की तैयारी करनी होगी, चुनावी मैदान की बिसात बिछानी होगी, किसका किससे गठबंधन हो, कहाँ किसको टिकट मिले, प्रचार सामग्री कैसे पहुंचे, ये इत्यादि की चिंता करनी होगी। लेकिन केवल ये करने से बीजेपी को नहीं हरा सकते, क्योंकि आपको साथ साथ में नैरेटिव बदलना है। जो एक विचार है, विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक सामान्य वोटर विचारधारा नहीं रखता, लेकिन उस पे विचारधारा का असर बहुत गहरा होता है। और इसमें बीजेपी ने जो लोगों के दिमाग पे कब्जा किया है, उस कब्जे को ढीला तो करना पड़ेगा। अगर बीजेपी ने कोई एक लकीर खींची है, आप उस छोटी और मोटी लकीर को मिटा नहीं सकते, आपको एक अलग लकीर खींचनी होगी। तो मैं इस न्याय यात्रा को इसी तरह समझता हूं कि ये एक अलग नई लकीर खींचने की कोशिश है। कोशिश कामयाब होगी नहीं, आज बैठ के हम इस पर कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। इसमें चुनाव में क्या कन्वर्शन होगा, आज मैं बैठ के इसका अंकगणित बता दूं, बिल्कुल झूठी बात होगी। लेकिन एक कोशिश तो है, मैं ऐसी कोशिश और जगह देख नहीं रहा हूं। कम से कम कोई खड़ा होकर कह तो रहा है कि ये बीजेपी आरएसएस का जो विजन है देश का, ये हमें नामंजूर है। ऐसा भारत नहीं, भारत वो चाहिए जो हर एक को न्याय दे सके। कोई मणिपुर में खड़ा होकर बोल तो रहा है कि बंटवारे की राजनीति हम नहीं करेंगे और मैं मणिपुर आके बोलूंगा, मुझे अपने आप में बहुत बड़ी चीजें लगती हैं। रही बात चुनावी तैयारी की, मैं मान के चलता हूं कि बाकी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के बाकी सब जो सहयोगी हैं वो तो कर ही रहे हैं। इस यात्रा में कौन लोग हैं? राहुल गांधी हैं, श्री जयराम रमेश हैं, श्री वेणुगोपाल हैं, बाकी कांग्रेस की सारी लीडरशिप तो दिल्ली में काम कर रही है जो काम करना है। तो अब अलायंस की डिस्कशन करने के लिए आप यात्रा ना करें, वो तो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। एक आपने शब्द इस्तेमाल किया, नैरेटिव। जी, ये नैरेटिव बड़ा एक लोकप्रिय शब्द हो गया और खासकर पत्रकारों के बीच, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच, पॉलिटिकल एनालिस्ट के बीच। और ये माना जाता है कि जब तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ब्रॉडकास्ट मीडिया या जिसको कहें कि जिसको गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है, जब तक उसमें कोई चीज़ ना जाए, जब तक नैरेटिव माना ही नहीं जाता। अब जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा चल रही थी और सरकारी तंत्र, मीडिया सब लगा हुआ उसमें, मैं उस पर आऊँगा, उसकी चर्चा आपसे करूँगा। वो जब चल रहा है उसी वक्त एक यात्रा भी चल रही है जिसमें आप शामिल हैं। यानी देश का पूर्वी हिस्सा, उसमें लाखों की भीड़ जुट रही है, वहाँ मुझे वो सब चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आप हो कर आए, आप बताएंगे। तो
तो नैरेटिव तो कहीं ना कहीं उस पर असर तो पड़ रहा है जी। देखिए, अगर ये है कि टीवी जो नहीं दिखाएगा वो देश में जनमानस तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर तो किसान आंदोलन फेल हो जाना चाहिए था। क्या टीवी ने दिखाया? टीवी रोज दिखाता था कि किसान आंदोलन से ये टूट गया, वो टूट गया। जिनको उनका पड़ोसी नहीं जानता था उनको किसान आंदोलन के महान नेता के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा था। दिन रात मीडिया तो ये कर रहा था ना। उसके बावजूद हमने छेद किया। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मीडिया का, टीवी का आज भी असर है लोगों तक दुष्प्रचार करने में, चीज़ें पहुंचाने में, चीज़ों को छुपाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये चुनौती है इस यात्रा के पास, क्योंकि मीडिया ने तो, मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो लगभग इस यात्रा को दिखाया ही नहीं है अभी तक, है ना। लेकिन आप ये याद रखिए कि भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी उसको भी नहीं दिखाया था बहुत टाइम तक। फिर जब तक यात्रा दिल्ली पहुंची तो मजबूर होकर दिखाना पड़ा ही नहीं। तो मैं समझता हूँ यात्रा करने वालों को पहले दिन से पता था कि ये तो नहीं होगा, इसके बाद चीज़ें चलेंगी। और अंततः चुनौती ये है कि मुख्य धारा की मीडिया को बाईपास करते हुए कैसे आप जनता तक इसका संदेशा पहुंचाएं। अभी तक सीमित सफलता मिली है। और एक दूसरा कारण ये भी है कि आप पूर्वोत्तर में कर रहे हैं तो देश के बाकी सब इलाकों में लोगों को लगता है हाँ कहीं है, मतलब वो अभी भी हमारे जनमानस पे, मानस पटल पे उस तरह से अंकित नहीं है पूर्वोत्तर। आप मैं इसके बारे में चिंता करते रहते हैं, लेकिन देश का हर व्यक्ति नहीं करता है। लेकिन जब आप बंगाल आएंगे, बिहार आएंगे, अब यात्रा अगले सप्ताह बंगाल बिहार पहुंच रही है, तो तब जरूर चर्चा होगी। चर्चा तो होगी, कितना आप चीज़ों को दबाएंगे। लेकिन यही चुनौती है कि आप बीजेपी का जो कब्जा है इस वक्त मीडिया पे, उस कब्जे को ढीला तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो सत्ता का मामला है, पैसा का मामला है, विचारधारा का मामला है। आप बाईपास करके कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जो या तो सीधे जनता तक पहुंचे या मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूर करे कि वो दिखाए। जैसे जिस दिन गुवाहाटी में इन्होंने रोक दिया राहुल गांधी को बैरिकेड लगा के, तो अब कम से कम असम के मीडिया को तो दिखाना पड़ा, क्योंकि गुवाहाटी में है, वहां पे राहुल गांधी बस की छत पे खड़ा हुआ है, वहां बैरिकेड टूट रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, एक पुलिस ऑफिसर बस के सामने लेट गया। वो मतलब जॉइंट सीपी रैंक का आदमी मुख्यमंत्री को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए राहुल गांधी की बस के सामने आईपीएस अफसर लेट गया। ये सब ड्रामा चल रहा था वहां, तो अब मीडिया को तो दिखाना पड़ा ना। दूसरा तरीका यही कि आप मजबूर करें मीडिया को दिखाने के लिए। लेकिन अंततः ये चुनौती है, बनी रहेगी। हम सबको इस गोदी मीडिया के विरुद्ध संघर्ष करना है। लेकिन, और मैं नहीं कह रहा कि न्याय यात्रा कोई इसकी पक्की काट है, इसकी कोई गारंटी है, लेकिन कुछ ऐसा करना ही इसकी काट हो सकती है और कोई काट हो नहीं सकती। जी। लेकिन देखिए, जब वो यात्रा बंगाल में अब आ रही है और बंगाल से और खबरें भी अब आ रही हैं, और इंडिया गठबंधन को लेकर भी अब खबरें आ रही है कि ममता बनर्जी कह रही कि गठबंधन नहीं होगा। हालांकि वो कह रही कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगी, लेकिन बंगाल में शायद वो अकेले जाएं। कुछ ऐसी खबरें नीतीश कुमार की तरफ से भी आती हैं, कभी कन्फ्यूजन होता है, कभी उनके बारे में काफ़ी खबरें ब्रॉडकास्ट मीडिया में, बीजेपी समर्थित मीडिया में काफ़ी शोर मचता है। इंडिया गठबंधन में जो ये हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जो खींचतान की खबरें आ रही हैं अच्छी खबरें नहीं है। इससे परसेप्शन में लोगों के मन पे असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। इससे सीटों पे बहुत असर नहीं पड़ेगा। देखिए, बंगाल का जो सीटों का समीकरण है वो बहुत विचित्र है। तो अगर मान लीजिए लेफ्ट और सीपीएम का गठबंधन हो जाता, जो अब नहीं हो रहा है, तो उससे हो सकता है बीजेपी को फायदा हो जाता। ऐसा विचित्र सिचुएशन है वहां। तृणमूल और लेफ्ट का, तृणमूल और लेफ्ट का यदि गठबंधन हो जाता तो उससे बीजेपी को फायदा होना था। ऐसा विचित्र वहां का समीकरण है। और कांग्रेस और तृणमूल में गठबंधन में बहुत ज्यादा बदलाव स्थानीय स्तर पे होने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति हरियाणा में बैठा हुआ, राजस्थान में बैठा हुआ खबर पड़ता है कि भाई इनका तो अलायंस नहीं हुआ, तो उससे छवि को धक्का लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से नीतीश कुमार जी, अब नीतीश कुमार जी का अपना जो भी राजनीति का एक दौर है उनके जीवन का, वो हम सब जानते हैं किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन एक बार जब इंडिया कोalition बन जाता है, उसके बाद जो न्यूनतम अपेक्षा लोगों की होती है वो ये है कि भाई हर सीट पे एक उम्मीदवार उतारोगे, और अगर वो उतरता नहीं दिखता तो नुकसान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि 30 तारीख को नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। जी, वो क्या कहते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। वो तो अभी तक है,
लेकिन इस तरीके के बयान से परसेप्शन जरूर जाता है। इसको ठीक करने का यात्रा के दौरान भी मेरी बात होती रही और मैं तमाम साथियों, जब जैसे मैंने कहा 12 तारीख को मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी आए, तो हमारे सब साथियों ने यही कहा कि देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा अकेले की, वो ठीक है, लेकिन अब इस बीच में आपने इंडिया गठबंधन बना लिया है। जब बना लिया है तो गठबंधन के सहयोगी दिखाई दें साथ में, यही श्रेयस्कर है और ये मैं मानता हूँ, ये ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए कांग्रेस की एक ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है बाकी सब पार्टियों से, इसलिए कि कांग्रेस का एक नेशनल फुटप्रिंट है। बाकी पार्टियों के एक राज्य ही उनकी दुनिया है, उससे बाहर वो देख नहीं सकते, और दूसरा कि वो उसके बाहर उनके लिए एडजस्ट करने को और कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के पास एक नेशनल फुटप्रिंट है, एक बड़ा ताकत है, इसलिए बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है। इसलिए मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि ये बंगाल वाली स्थिति में भी, क्योंकि अखबारों में कुछ दूसरी कयास ये भी छपे हैं कि ये सब जो है ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि, लेकिन मैं जानता नहीं इन चीज़ों का क्या है। लेकिन अभी भी मेरी उम्मीद है कि कम से कम अधिकांश राज्यों में जब ये यात्रा जाती है तो इंडिया कोalition का समर्थन मिलेगा। मैं जरूर एक जिक्र कर दूं क्योंकि मीडिया में नहीं आई ये बात। जब असम में यात्रा गई तो असम में 15 पार्टियों के साथ एक वहां का लूज गठबंधन ऑलरेडी चल रहा है। उन सभी की ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी मतलब ऑल ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग हुई राहुल गांधी के साथ, बहुत ही शानदार मीटिंग हुई। उसमें सीपीआई भी थी, सीपीएम भी थी, तृणमूल कांग्रेस भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, असम की 2 क्षेत्रीय पार्टियां जो नई आई हैं, रायजोर दल और असम जातीय परिषद, अपने अखिल गोगोई और दोनों की, तो ये सब पार्टियां आई। बहुत शिवसेना वहाँ की असम की आई, वहाँ सब पार्टियां आई और बिल्कुल एक सौहार्द से, मैं तो उस मीटिंग में बैठा था, सब ने मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कैसे करना, ये सब बातें हुई। तो ये सब चल रहा है इस वक्त। ये कोई नई बात बताना योगेश जी आप, ये कोऑर्डिनेशन केवल भारत जोड़ो यात्रा तक है या ये चुनाव में भी जा रहा है? ना 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 ना, ये तो इंडिया गठबंधन बनने के समय से आसाम में चल रहा है और चुनाव में जाएगा। सारी डिस्कशन ये था कि चुनाव में कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे। और अगर आपने गुवाहाटी की तस्वीरें देखी हो, गुवाहाटी में जब राहुल गांधी की यात्रा को रोका गया, वहां तृणमूल कांग्रेस का झंडा है, वहां आम आदमी पार्टी का झंडा, लेफ्ट का तो है ही है, इन सबके झंडे हैं वहां पे, सब लोग मिलके कर रहे हैं। तो जमीन पे एक यूनिटी है, ऊपर यूनिटी कई बार दिखाई नहीं देती। और दूसरा ये भी है कि मीडिया तो इंतजार करता है एक बयान आए उसको कैसे उछाल के दिखाया जाए, ये सब खेल चल रहा है। पंजाब में फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, पंजाब में शायद उनके जुड़ने से बहुत फायदा भी ना हो, वो स्थिति बड़ी अजीब है। तो पंजाब में फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है, उसको लेके बहुत निगेटिव खबरें नहीं आई, लेकिन बंगाल से खबरें आ रही। इसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि बंगाल में ट्रायंगुलर कंटेस्ट से बीजेपी को नुकसान है, ये बात को कम्युनिकेट नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी हुआ है कि बंगाल से जो बातें आई हैं उनमें थोड़ा तलखी भी ज्यादा है, हाँ। जिसका कोई जरूरत नहीं थी। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो बयान दिए हैं उनमें जिस तरह की तलखी थी, उस बगैर तलखी की भी कई चीजें हो सकती हैं ना। तो उस सबसे, और जैसा मैंने कहा मीडिया तो बिल्कुल इंतजार करता है कि ऐसी चीजों को कैसे उछाला जाए और दिखाया जाए और वो सब, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यूनिटी है, बन रही है। और बाकी मीडिया में कुछ भी चलता रहे, देखिए इंडिया कोएलिशन का 100% सीट एडजस्टमेंट कभी नहीं होना था, क्योंकि केरला में तो हो ही नहीं सकता, असंभव है और मूर्खता का काम है केरला में यूडीएफ एलडीएफ एक साथ आ जाएं। तो 100% कभी होना नहीं था, 80% हो जाएगा, बाकी सब चलता रहेगा। आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत टूट-पट तू तड़ाक चलती रहेगी, लेकिन 80% हो जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। योगेश जी, जब राम मंदिर की उद्घाटन हो रहा था और उसमें हम देख रहे थे कि मीडिया का तंत्र पूरा लगा, सरकारी तंत्र लगा, उसमें चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन जो मोदी साहब का वहाँ पे गया, जो मैंने देखा, काफ़ी दिल्ली में और हिंदी पट्टी पे काफ़ी उसका शोर भी दिखाई दिया, सड़कों पर भी दिखाई दिया। कितना ऑर्गेनिक था कितना नहीं वो हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन वो अपने ही यूनिवर्स में वो सारी एक्टिविटी हुई है। जबकि आप जहाँ पे थे, भी राहुल गांधी जहाँ पे थे, वो बीजेपी की सरकारें हैं और जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए या कांग्रेस के लिए एक नई कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करने में कामयाब हो रही है?
अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हाँ, वहाँ तो असर हुआ है, लेकिन कोई भी कहेगा कि देखिए नॉर्थ ईस्ट से आप बाकी देश के बारे में निष्कर्ष ना निकालें, जो सही बात है, हमारे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जब यात्रा असम से गुजर रही थी, मैंने आपको बताया जगह जगह पे ऐसे क्राउड इकट्ठे हुए, मोदी मोदी और ये सब विरोध करने वाले। तो मैंने उतर के देखा, कुछ स्थानीय लोगों से पूछा कौन लोग हैं, क्योंकि वो गाना वाना बजा रहे थे, गाने हिंदी में बज रहे थे। मैंने कहा ये असम में हिंदी में गाना कैसे बज रहा है, असमिया लोग करते नहीं है काम। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये बिहार यूपी वाले लोग हैं। तो ज़्यादा लोग जो वहाँ माइग्रेंट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग माइग्रेंट, जिनकी संख्या है असम में काफ़ी, इन सब में, और ये जो 22 जनवरी के इर्द गिर्द जो कुछ हुआ, कम से कम असम में ज़्यादा लोग जो हिंदी स्पीकिंग माइग्रेंट असम के हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे, स्थानीय जनता उतनी इन्वॉल्व नहीं थी। बाकी इलाकों की आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन कई बार जिस तरह से दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होती। लेकिन बाकी देश में बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन किया गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो दिखता ही है। जिस तरीके का मोबिलाइजेशन हुआ है योगेंद्र जी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खुद बैठे, अब वो मुख्य यजमान थे या नहीं थे ये एक अलग बहस का इशू है, और उसकी मुझे जानकारी भी नहीं है कर्मकांडों की और इन सब की। ये जो उसके जानकार हैं शंकराचार्य हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मोदी साहब वहाँ थे और उसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ पूरी तरीके से, छुट्टियाँ की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक्टिविटी को कुछ कम किया, स्टॉक एक्सचेंज बंद हुए, सरकारी महकमों में छुट्टी हुई, अस्पतालों में छुट्टियाँ हुई। ये बड़ी अजीब सी बात देखने को मिली, लेकिन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ मीडिया का तो था ही था। ये एक नई दिशा में मोदी साहब देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी कामयाब हुए कि नहीं हुए तो आगे हम देखेंगे। ये एक अजीब सी स्थिति देश के सामने बनी है, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री को इस तरीके से देखना। वही मेरे मन में इसके बारे में अकबकाहट है। देखिए, मंदिर के बारे में विवाद था, बाबरी मस्जिद नामक इमारत को तोड़ा गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अच्छा था बुरा था, फैसला दिया कि यहाँ मंदिर बन सकता है तो मंदिर बनेगा, जब मंदिर बनेगा तो उद्घाटन भी होगा, तो सब ठीक। लेकिन क्या सरकारी संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग बतौर अपनी संवैधानिक पद की प्रतिष्ठा के क्या ऐसी सेरेमनी में हिस्सा ले सकते हैं? क्या लेना चाहिए? ये एक सवाल है। आज संयोग से देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, कल को कोई और भी हो सकता है देश में, तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री कभी काबा में जाके कुछ कर सकता है कम से कम, या कभी वेटिकन में जा सकता है प्रधानमंत्री के बतौर? कम से कम में ही तमाम सारे इतने अलग अलग मान्यताएं हैं। कम से कम मुझे ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं होती। ये जो हुआ ये सब मर्यादा, आस्था और धर्म के नाम पे हुआ। मेरे विचार से इसमें 22 जनवरी को जिस तरह से उसका आयोजन किया गया उसमें हर किस्म की मर्यादा का उल्लंघन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे मर्यादा विहीनता का बिल्कुल प्रमाण था। संवैधानिक मर्यादा टूटी, कानूनी मर्यादा टूटी, और जो रीति रिवाज की मर्यादा है जिसमें मैं विश्वास नहीं करता लेकिन जो करते हैं उनकी वो रीति रिवाज की मर्यादा भी टूटी। आस्था, इसमें संदेह नहीं है कि करोड़ों लोगों ने उस दिन ये सोच के कि राम जी का मंदिर बना है, एक आस्था के हिसाब से सोचा होगा, लेकिन जो वास्तव में हुआ वो आस्था का दोहन हुआ है, वो आस्था के हिसाब से काम नहीं हुआ। और धर्म जिसके नाम पे किया गया है, मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म की जो एक बात थी वो ये थी कि सत्ता से ऊपर धर्म, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, जो मान्यता है, जो उसके विश्वास हैं, ये पहली बार है कि धर्म के ऊपर सत्ता तय कर रही है कि किस दिन होगा प्राण प्रतिष्ठा, किस मिनट होगा। चुनाव आयोग की आचार संहिता तब लगने वाली है, भैया फरवरी के अंदर मुहूर्त निकालो, जैसे पंडित जी को कहते हैं ना 500 का नोट देके पंडित जी जरा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, ये वो वाले काम। तो ये, और ये जो
राजनीतिक सत्ता तय करे धर्म को, ये तो बिल्कुल जो धार्मिक परंपरा है उसके खिलाफ है। यही विरोध मेरे ख्याल से शंकराचार्य जो नहीं गए वहां पे, चारों शंकराचार्य नहीं गए, तमाम सारे मठाधीश या धार्मिक लोग नहीं गए, बायकॉट किया, जो उसको मानते थे। देखिए अब यह है कि आप मेरे जैसे लोग शंकराचार्य को बहुत कहें वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि सच बात यह है कि शंकराचार्य की कई चीज़ों का मैं विरोध करता रहा हूँ, कल भी विरोध करूँगा। और जाति व्यवस्था पे कई बार बोलते हैं, मुझे बिल्कुल गलत लगता है, संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है, भाई मैं तो विरोध करूँगा, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई खुदा बोले, गलत बात तो गलत है। लेकिन रीति रिवाज के बारे में शंकराचार्य को कुछ पता होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। धार्मिक रीति रिवाज तो जानते ही होंगे, तभी वो शंकराचार्य बने हैं। और अगर वो धार्मिक रीति रिवाज के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो कम से कम जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं उन लोगों को तो सुन ही लेना चाहिए ना। अगर कोई कहे कि देखिए मेरा धार्मिक रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है, मैं करूंगा जो करूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। पर आप कहें कि हम मतलब हिंदू मर्यादा के हिसाब से कर रहे हैं और फिर वो सारी चीजें करें जो कि शंकराचार्य कहता है कि नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कुछ एक अटपटापन है। इसीलिए मैंने कहा कि ये हर तरह की मर्यादा को तोड़ते हुए हुआ। तो इसका ना धर्म से संबंध है, ना मर्यादा से, ना आस्था से। ये एक राजनीतिक समारोह था। देश भर में एक बड़े स्तर पे, शायद इतने बड़े स्तर पे ऐसा कोई आयोजन हुआ नहीं होगा इस देश में, जिसमें सत्ता को, हर मीडिया को, हर तरह के प्रतिष्ठान को लगा के इतना बड़ा आयोजन। ये कोई किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, ये तो बीजेपी की प्राण प्रतिष्ठा थी, मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा थी। और ये जो टैगोर की जो कविता कई लोग आजकल कोट कर रहे हैं, 100% लागू होती है। जब एक राजा ने भव्य मंदिर बनाया और एक संत ने उसे कहा कि इस मंदिर में तो भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि ये तो तुम्हारे अहंकार का मंदिर है, भगवान का मंदिर नहीं है। जिस तरीके से किया गया, ये तो मोदी जी के अहंकार, बीजेपी की सत्ता, उसका एक भव्य स्वरूप है। लेकिन ये तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैं जानता हूँ, ये बात कहूँगा, जो लोग टीवी देख रहे होंगे, सुनेंगे, उनमें से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि इतने लोगों ने हिस्सा लिया और बहुत लोगों ने मन से, आस्था से हिस्सा लिया। साधारण व्यक्ति को क्या इन चीज़ों, ये सब खेल तो पीछे वाले खेलते रहते हैं ना। एक साधारण व्यक्ति तो सोचता है अच्छा भी राम जी का मंदिर बनाया, चलो एकदम भव्य मंदिर बनाया, आस्था करें। लेकिन मैं समझता हूँ यही आप मेरे जैसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि गलत चीज़ को गलत बताया जाए, चाहे उस वक्त सारी दुनिया दूसरी तरफ खड़ी हो। एक व्यक्ति को भी अगर सच बोलना हो तो जिम्मेवारी बनती है। और आज हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि 22 जनवरी को जो कुछ हुआ वो इस देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। और धर्म और राजनीति या राजसत्ता जब मिलते हैं तो इतिहास गवाह है योगेंद्र जी कि जो कुछ भी हुआ है उन समाजों के साथ वो बहुत बुरा हुआ है जी। और अगर केवल हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के भीतर एक उदार धारा हमेशा रही है और एक संकीर्ण धारा हमेशा रही है, कट्टरपंथी धारा। और जब जब कट्टरपंथी धारा हिंदू धर्म में मजबूत हुई है, उससे हिंदू धर्म को ही नहीं, भारत देश को नुकसान हुआ है। ये राम मनोहर लोहिया का एक प्रसिद्ध लेख है, हिंदू बनाम हिंदू, जिसमें मूलतः वो यही कहते हैं कि भारत की राजनीतिक एकता तभी बनी रहेगी जब तक हिंदू धर्म में उदार धारा डोमिनेंट रहेगी। जैसे ही कट्टरपंथी डोमिनेंट हुए, हिंदू धर्म ही नहीं, वो कहते हैं भारत देश की एकता को खतरा होगा उससे। एक और नया उसमें दिखाई दिया ट्रेंड जो अयोध्या में हुआ, और उसमें ये दिखाई दिया कि हो सकता है उसका इमीडिएट हम फॉल आउट ना दिखाई दे। देखिए, आरएसएस जो है वो कोई आर्य समाज नहीं है, आरएसएस जो है वो कोई ब्रह्मो समाज नहीं है, यानी आरएसएस हिंदू धर्म में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं है। जो कर्मकांडी संकीर्ण हिंदू धर्म का वो रूप है, उसके ऊपर सवार होकर राजनीति करती है आरएसएस। यही बीजेपी करती है, यही मोदी साहब करते हैं। मोदी साहब भी कोई रिफॉर्मिस्ट नहीं है, वो भी कोई विवेकानंद नहीं है, राजनीतिज्ञ हैं। तो ये और
पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आरएसएस की टकराहट जो है वो स्थापित हिंदू धर्म के संस्थानों से हुई है, शंकराचार्य संस्थान से हुई है। बिल्कुल, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ये हुआ है। इसका कोई इम्पैक्ट आगे चल के आप देख रहे हैं? अच्छा सवाल है, दीर्घकालिक सवाल है। देखिए, और टकराहट इसलिए नहीं हुई है कि किसी रिफॉर्म के लिए कर रहे हो। जब जब धर्म की सत्ता से लोग टकराते हैं इसलिए कि वो धर्म में बदलाव चाहते हैं, जैसा विवेकानंद चाहते थे, जैसा ब्रह्म समाज ने किया, तमाम लोगों ने किया, नानक कबीर सब धार्मिक प्रतिष्ठानों से टकराए मगर परिवर्तन करने के लिए। यहां टकराहट इसलिए हो रही है कि सत्ता के लिए, अंततः सत्ता मतलब ये जो एक तरह से तो राजा का वो है ना, एक चुने हुए राजा को गद्दी पर बैठाना है, सारा खेल इसका है। और कोई कह रहा है कि नहीं, मैं तो इस राजा को गद्दी पे बैठाने को तैयार नहीं हूं, इस तरीके से तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो खेल शुरू हुआ है ये कहाँ जाके खत्म होगा? आप सही कह रहे हैं, गंभीर मामला है जिसके ऊपर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आप योगेंद्र जी 48 घंटे के अंदर अगर चुनाव को देखते ही सब कुछ किया गया अयोध्या में, तो 48 घंटे के अंदर कर्पूरी ठाकुर याद आ गए। तो कहीं लगता है कि वो पॉलिटिकल माइलेज अयोध्या से नहीं मिल पाया कि अचानक कर्पूरी ठाकुर याद आ गए और उनको भारत रत्न देने की जो पुरानी मांग थी आरजेडी की, उसको मानना पड़ गया। अभी मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा प्रशांत जी, क्योंकि 22 जनवरी को जो हुआ है उसके पूरे निहितार्थ क्या थे और उसके पूरे क्या असर पड़ेगा वो देखने में थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि बहुत बड़े, आपने इशारा भी किया था कि कितना ऑर्गेनिक है कितना नहीं है, वो बात सही है। ऑर्गेनिक राजनीति में कुछ नहीं होता, सब करवा के किया जाता है। कोई देश में चुनाव सभा में आता नहीं है, लोगों को लाया जाता है। लेकिन जिस स्तर पर ये आयोजन हुआ है वैसा स्तर मुझे याद नहीं पड़ता कोई एक घटना, कोई एक आयोजन इस देश में इतने स्तर पर किया हो। उसके पीछे पूंजी है, उसके पीछे मीडिया है, उसके पीछे राजनीतिक संगठन है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन आयोजन तो है ना। इतने बड़े आयोजन का क्या असर हुआ हमें देखना होगा, सोचना होगा, थोड़ा और फीडबैक लेना होगा। क्या तमिलनाडु के गांव तक ये पहुंची बात या नहीं पहुंची, महाराष्ट्र के कस्बों तक ये चीज़ पहुंची कि नहीं पहुंची, ये सब, और आंध्र प्रदेश में इसका क्या असर हुआ। क्योंकि बीजेपी की जो उम्मीद है वो ये कि इस घटना के सहारे, इस आयोजन के सहारे वो उन इलाकों में पहुंचेगी जहां उसकी राजनीतिक पहुंच नहीं रही है। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये खेल था, चुनावी खेल था, बिल्कुल सीधा। तो थोड़ा वो करना पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो बीजेपी के एक बड़े खेल का हिस्सा है। और खेल ये, देखिए, दुर्भाग्यवश कर्पूरी ठाकुर को ये जो इस वक्त भारत रत्न मिला है जिसके वो पूरी तरह से अधिकारी हैं, और ये एक सुंदर बात है कि किसी भी कारण से चलिए इतने व्यक्ति को जिसने अपना पूरा जीवन सादगी, समता और संघर्ष में बिताया, वो मिला है। लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है ये उनकी सादगी के कारण नहीं, उनकी समता के संघर्ष के कारण नहीं। वैसे सबको ध्यान होना चाहिए कि बीजेपी के कारण ही उनकी सरकार गिरी थी, जनसंघ के कारण उनकी सरकार गिरी थी, उस सब के कारण नहीं मिला है। आज मिला है कि वो जिसे अति पिछड़ा कहा जाता है, जिसको बीजेपी अपने दायरे में इकट्ठा करने, समेटने की कोशिश कर रही है। तो दुर्भाग्यवश कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के पीछे आज की जातीय समीकरण का खेल है। कर्पूरी ठाकुर स्वयं, जिसे ईबीसी बिहार में कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी, नाई कम्युनिटी से थे, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनके पिताजी हजाम का काम करते थे और तब उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो एक लिहाज से बहुत सुंदर चीज़ है कि ऐसे संघर्षशील समाजवादी को आप याद करते हैं। लेकिन बीजेपी के एक साथ कई तरह के खेल चलते हैं, तो इससे मैं ये निष्कर्ष अभी नहीं निकालूंगा कि इसका मतलब है कि 22 तारीख का कार्ड सफल नहीं हुआ। थोड़ा और देखना पड़ेगा। मैं अभी भी सच कहूँ चिंतित हूँ कि 22 तारीख को जो हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा, कितना देर दूर तक असर जाएगा। क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये थी कि जो कुछ
2019 में बालाकोट से हासिल हुआ था, वो सब इस बार अयोध्या से हासिल किया जाए। और तैयारी उसी स्केल की है, उसी स्केल पे प्रचार है, उसी स्केल पे सब कुछ है। तो अभी थोड़ा और देखें हम कि इसका असर कहाँ तक पहुँचा है। आपको लगता है कि 22 तारीख को बहुत लंबे समय तक सस्टेन किया जा सकता है, या ऐसी कोशिशें हो रही हैं? कोशिशें तो निश्चित हो रही हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, और बीजेपी को आप कुछ भी कहें, इन चीज़ों पे आपको बीजेपी को नंबर देने पड़ेंगे। उनको पता है कि किसी समारोह का आयोजित कैसे किया जाता है, उनको पता है कि सारे मीडिया को ऑर्केस्ट्रेट कैसे किया जाता है, उनको पता है कि किसी भी कार्यक्रम में साधारण व्यक्ति को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है। अच्छा, 5 दिए तुम भी जला लो, ये सब तो एक राजनीति का है। तो कोशिश तो निश्चित हो रही है। अब कोशिश सफल होगी नहीं होगी, पार्टली बीजेपी पे निर्भर करेगा, लेकिन पार्टली इस पे भी तो निर्भर करेगा कि विपक्षी क्या करते हैं। अगर सब अपने अपने घर में दुबक के और केवल खौफ ज़्यादा है कि बीजेपी क्या कर रही है, तब तो जाहिर है बीजेपी जो कर रही है वो सब होगा। अगर आप सड़क पे आके मुकाबला करेंगे तो फिर नैरेटिव बदले। जो बात आप कह रहे हैं योगेंद्र जी कि इसका इम्पैक्ट देखना होगा, तो इसका इम्पैक्ट तभी दिखाई देगा जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर भारत में आएगी, उत्तर प्रदेश में आएगी, और उसको कैसा जहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है उस पे ही काफ़ी कुछ तय होगा। उत्तर प्रदेश काफ़ी कड़ी परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सांगठनिक हालत अच्छी नहीं है। एक तरह से बंगाल में भी बेहतर है, कम से कम उत्तर प्रदेश से बेहतर तो कांग्रेस बिहार और बंगाल में भी है। तो मगर हाँ, उत्तर प्रदेश से एक जनरल कुछ रुझान तो पता लगेगा कि क्या कांग्रेस थोड़ा सा ऊपर जा रही है या कि नहीं। और उत्तर प्रदेश में ये भी देखना होगा कि क्या योगी जी वही खेल खेलते हैं जो कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा खेलते हैं। ये भी अभी हम कह नहीं सकते। तो योगेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और 2 मुद्दों पर, भारत जोड़ो यात्रा और राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर पर चर्चा की कि इनका भावी इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो सकता है। ये देखना अभी बाकी है दोस्तों कि राम मंदिर का इम्पैक्ट कितना होता है, क्या वाकई वैसा ही है जैसा कि टेलीविज़न में दिखाया जा रहा है, या वैसा नहीं है। और जैसा बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट हम लोग करते हैं, उससे लगता है कि शायद वो उतना ऑर्गेनिक नहीं है जितना कि दिखाई जा रहा है मीडिया में। जैसा भी होगा वो हम लोगों को भारत जोड़ो यात्रा का कैसा रिसेप्शन उत्तर भारत में मिलता है, जैसा कि बंगाल में मिल रहा है या असम में मिला, उससे भी काफ़ी कुछ साफ होगा। तो ये तो बात तय है योगेंद्र जी कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इस वक्त जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर कोई भी वैकल्पिक विचार देना है, देखिए राजनीति में मुद्दे होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। इतने कुछ मुद्दे पड़े हैं इस देश में, कोई तो उनको इकट्ठा करे। और न्याय एक बहुत सुंदर शब्द है जो कि इन तमाम मुद्दों को समेटने की क्षमता रखता है। और राहुल गांधी ने उसे गिनाते हुए भी कहा है कि महिलाओं के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, गरीब श्रमिक के लिए न्याय, किसान के लिए न्याय, और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए न्याय। तो यही तो भारत है। तो अगर ये किया जा सकता है तो वाकई बहुत बड़ी चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी आपका। और अगले सप्ताह फिर किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, नमस्कार।